डेवको डेवलपमेंट प्लान कंपनी का आया था, यानी कि डेवलपमेंट कंपनी सुज़ो एनर्जी लिमिटेड 2.0। आपका एक सवाल था कि इस पर कंपनी नेक्स्ट अपडेट कब देगी। ये सवाल पर मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये क्या प्लान है कंपनी का, क्या था। ऑल दो इसके वीडियोस प्रॉपर तरीके से मेरे चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि आप व्यूअर्स का सवाल था तो एक बार उसको यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे सुज़ो एनर्जी लिमिटेड के चार्ट्स पे। ऑलराइट, सो ये है कंपनी का प्लान जो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के टाइम और उसके बाद में भी कंपनी ने इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी थी। टोटल 600 करोड़ का एनुअल केपेक्स प्लान कंपनी का है। ये पहले तो ये चीज समझ लेना कितने करोड़ का केपेक्स प्लान कंपनी यहाँ पर लेकर के आने वाली, जिसमें 50% डेडिकेटेड पोटेंशियल डेवको डेवलपमेंट प्लान कंपनी का ये रहेगा, जहां पे कंपनी सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी ही नहीं बल्कि बैटरीज और साथ में सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम करने वाली है। 3 से 5 साल में कंपनी हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स और नया डेवलपमेंट बनाने की कोशिश करेगी अपने इस डेवको प्लांट के अंदर। और इट हैंडल्स ऑल द कॉम्प्लेक्स ग्राउंड वर्क इंक्लूडिंग लैंड एग्रीगेशन, रेगुलेटरी परमिट्स और सिक्योरिंग ग्रिड कनेक्टिविटी। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लान्स कंपनी के रहेंगे, 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के साथ में, विंड, सोलर और हाइब्रिड पावर के साथ में। शोवल रेडी एसेट्स, नए एसेट्स कंपनी यानी कि नए लैंड एक्विजिशंस, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स और नए क्लाइंट्स के साथ भी कंपनी यहाँ पर काम करेगी। तो ये कंपनी का डेवको प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कंपनी का आने वाले 5 से 6 साल के अंदर चलेगा, यानी कितने सालों में कंपनी यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट करने वाली है, जिसमें टोटल 10 गीगावाट के ज्यादा और 20 गीगावाट के आसपास कंपनी का ये पूरा प्लान रहेगा। एनुअल बेसिस पर भी कंपनी को एक बड़ा गीगावाट जो है एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 2-4 महीनों के अंदर नहीं, क्योंकि आपका एक सवाल था कि भाई जून में कंपनी ने कहा था कि ये डेवको प्लान कंपनी पूरा कर देगी और नया सोलर और विंड एनर्जी तो ऑलरेडी है ही, बाद में थर्मल एनर्जी भी जून के महीने में ले आएगी। ऐसा नहीं है, कंपनी ने पूरा इसका प्लान रखा है। 3 से 5 सालों के अंदर कंपनी इस प्लान को जो है आगे एग्जीक्यूट करेगी। अब आते हैं आज के दिन में क्या हो रहा है। आज सुज़ो एनर्जी लिमिटेड में सेलिंग काफी ज्यादा है, 74,88,000 सिर्फ इतने ही बार हैं और इस समय 2,19,00,000 सेलर हैं। तो भाई बायर और सेलर का डिफरेंस आज बहुत बड़ा है, लगभग 1:3 का रेशियो है, यानी कि एक बार पर 3 से ज्यादा सेलर आज के दिन बने हुए हैं। टेक्निकली 81.4 पर आपका एमएफआई जो कि बेयरिश है, 64.7 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं सुज़ो एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर। इस वीडियो के आखिर में ना मैं आप लोगों के साथ इन्फोसिस भी डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और ये है सुज़ो एनर्जी लिमिटेड का चार्ट। चार्ट अच्छा है, रीजन ये है कि साइडवेज पैटर्न में 58 रुपीज का रिजेक्शन स्टॉक ने तोड़ा हुआ है। यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप पैटर्न क्रिएट किया है सुज़ो एनर्जी लिमिटेड में, तो ओवरऑल चार्ट बुलिश है। पहला रीजन 58 इसने तोड़ा हुआ है, ब्रेकआउट किया हो 58 के ऊपर। दूसरा रीजन है कि 51 रुपीज जो कि आपका एक बहुत क्रूशियल बेस था सुज़ो एनर्जी लिमिटेड में, जहां पे आपका 200 ईएमए भी था, उसको शिफ्ट करते हुए 52.54 के आसपास आपका 200 ईएमए आ रहा है। यानी 200 ईएमए लगातार अपलिफ्ट हो रहे हैं, जो कि चार्ट को और भी ज्यादा बुलिश बनाता है फर्दर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था कि मान लो मेरी एंट्री 42 के पास में है, ठीक है। मान लेते मेरी एंट्री, या फिर चलो आपकी एंट्री ही कह लेते 42 के पास में। मुझे क्या यहाँ पर पैनिक करना चाहिए? तब तक नहीं करना चाहिए जब तक ये 200 ईएमए यानी 52.54 के प्राइस के ऊपर है। तब तक मुझे कोई पैनिक या पर कोई सेलिंग वाली सिचुएशन क्रिएट नजर नहीं हो रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए से, क्योंकि मेरी लोअर लेवल्स पर बाइंग है, तो मैं एक लॉन्ग टर्म नजरिए यहाँ पर लेकर के चल सकता हूँ जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर बना हुआ है। और साइडवेज पैटर्न को ऑलरेडी तोड़ा हुआ है 58 रुपीज को, जो कि इसका चार्ट और भी ज्यादा बुलिश करता है। नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट इसका बन रहा है लगभग 61 रुपीज के ऊपर। 61 कमिंग वीक्स या कमिंग मंथ्स में अगर क्रॉस कर रहा है तो आपका इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट बन रहा है, जिसमें 68 रुपीज तक के आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है सुज़ो एनर्जी लिमिटेड। अब आते हैं आपके इन्फोसिस लिमिटेड पे। एक्सेंचर का फोरकास्ट क्या कहता है इंडियन आईटी सेक्टर को लेकर के, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन आईटी सेक्टर में वाइड सेल ऑफ है। उसके पीछे का रीजन क्या है? वीक ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग रिकवरी प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर कम हो रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आता है यूएस ईरान टेंशन, ये चीज भी है यहाँ पर। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों आईटी सेक्टर इस समय वीक चल रहा है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पे,
तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ब्रोकरेज हाउसेस अलग अलग, CLSA आपको दिखेगा, HSBC आपको दिखेगा, जो कि बताते हैं कि आईटी सेक्टर एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रेशर है, मैक्रो वीकनेसेस देखने को मिल रही है इस समय। और नमूरा ने भी यही चीज बताई कि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आईटी सेक्टर के रिवेन्यू जो है वो टंबल होंगे और वीकर वर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी और आईटी सेक्टर में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि किस तरह से आईटी सेक्टर में अभी रिस्क बना हुआ है और कॉशन रहने की एडवाइस इन्होंने दी है। ऑल्दो ये सभी रिपोर्ट्स फ्राइडे के दिन आती हैं, एक्सेंचर की भी फोरकास्ट फ्राइडे के दिन आती है और फ्राइडे के दिन इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब ये जब जो भी रिपोर्ट्स है ये एक चीज और बताती है कि फाइनेंशियल 27 का हाफ, लगभग हाफ या उसके आगे भी आपको वीकनेसेस रेवेन्यूज पर पड़ती देखने को मिलेंगी। तो इस रिपोर्ट के चलते आपको लास्ट सेशन के अंदर गिरावट देखने को मिली। अब रिकवरीज के पीछे का रीजन यही है कि जब गैप डाउन ओपनिंग होती है, स्टॉक्स जब क्रैश करते हैं, तब आप रिकवरी पर भी चले जाते हो। ठीक है, तो ये है आपका इंफोसिस लिमिटेड का चार्ट। लास्ट सेशन कैंडल प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी। इसके बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं रिकवरी जो कि बनी भी यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अगर आप देखोगे, वैसे डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट बेयरिश है। रीजन ये है कि 7 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 7 EMA 21 EMA के नीचे है, इसलिए लॉन्ग टर्म चार्ट अभी यहाँ पर बेयरिश है। तो जो भी रिकवरी बनी है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा और अभी आपने सुना भी कि रिकवरी तो रहेगी, लेकिन कितना सस्टेन करेगी वो डिपेंड करता है एक्सेंचर की जो रिपोर्ट है वो किस तरह से चेंज होती है, यानी कि मॉडिफाई होती है। क्योंकि अगर नेगेटिव रिपोर्ट्स मॉडिफाई नहीं हो रही है, दैट मींस कि वो ट्रेंड अभी भी बेयरिश ही रहेगा। तो ऐसे में सस्टेन कितना कर पाएगा 1082 तक, 1080 के आसपास तक जा करके या जाएगा आसपास में, तो कितना सस्टेन करेगा वो सब एक्सटेंचर की मॉडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मॉडिफिकेशन नहीं आता तो आप बस यहाँ पर छोटी मोटी रिकवरी लेकर के बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना करके वापस से गिरावट की तरफ जा रहे हो। ये अभी तक की पोजीशन है, बहुत ध्यान से नोट करना। अभी जो खबरें मार्केट में अवेलेबल है आईटी सेक्टर को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग, और अभी जो चार्ट आपको बता रहा है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे मिड डे के अंदर, तो आप लोग को नजर आएगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर थोड़े बहुत सेलर आपके पास एक्टिव जरूर हुए हैं। 7 EMA के पास, 7 EMA के ऊपर, बल्कि 7 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1064 पर आपका 7 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो आपका ये चार्ट बता रहा है कि भैया 7 EMA पे मैं कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहने की कोशिश करूंगा। और यही होता भी है जब भी आपके पास एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आती है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में, स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज जाने की कोशिश करता है रिकवरी के साथ में। तो वही चीज इंफोसिस में नजर भी आ रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पर कि 7 EMA पर सस्टेन करने की कोशिश यहां पर चल रही है इंफोसिस लिमिटेड की। तो जितना ही सस्टेन होता है, पॉजिटिव आउटकम्स निकलते हैं, रिपोर्ट्स मॉडिफाई होती हैं, तब आप यहां पर ब्रेकआउट के लिए जा सकते हो। ऐसा नहीं होता, दैट मींस कि स्टेबिलिटी के बाद में आपको फिर से गिरावट के चांसेस बन रहे हैं। और ये सभी ट्रेंड्स हमने निकाले थे साल 2021 और 20 के चार्ट्स के अकॉर्डिंग। जाकर के प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, मैंने बहुत डिटेल में समझाया इन सब चीजों को कि किस तरह से पास्ट चार्ट पैटर्न्स आपको हेल्प करते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए। सो इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।